हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर के इंट्रोडक्शन पे कुछ बात किए थे। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसमें एक बात किया था मैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कैसे लिखा जाता है। तो उतना पता भी होगा। उसमें जो एंगल वाला जो बताया तो मेन इंपॉर्टेंट था, वो देख लेना कि जिसके साथ एंगल होता है उसका नाम बाद में आता है। तो एक इंपॉर्टेंट वो रिप्रेजेंटेशन है, उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ टाइप हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब जरूरत पड़ेगा आगे, कुछ आगे पढ़ोगे वीडियो वगैरह उसमें, या न्यूमेरिकल सोल्व कर मान लो दिया है कि लाइक वेक्टर है। अब लाइक वेक्टर क्या होता है पता होना चाहिए, तभी जाके आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, या जो कुछ थ्योरी में कहीं जरूरत पड़ा तो उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो बहुत कुछ तो अपने नाम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट भी है। जैसे पैरेलल वेक्टर, उसी को लाइक वेक्टर बोलते हैं। तो पैरेलल दिया तो सीधे माइंड में आ जाएगा कि पैरेलल मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइन में भी बोलते हो कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है ना, बोलते हो इस लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इन वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पे दो होगा, एक पैरेलल भी होगा, एक एंटी पैरेलल भी होगा। ये अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसको पैरेलल बोल देंगे, एक उधर है एक इधर है तो उसको बोल देंगे एंटी पैरेलल। लाइन में केवल पैरेलल होता है, लाइन में एंटी पैरेलल नहीं होता। क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी है, यहाँ पैरेलल भी होगा और एंटी पैरेलल भी होगा। तो पैरेलल को लाइक वेक्टर बोलते हैं और एंटी पैरेलल को अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर। The parallel vector या like vector. If two vectors are in same direction, then they are called parallel vector or like vector. उनको parallel vector या like vector बोलते हैं। कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो मान लो एक वेक्टर है ये भी, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होना कोई जरूरी नहीं है। ये तो एक छोटा मैं कर दे रहा हूँ, ये वाला सेट छोटा कर। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम होना कोई जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, उस केस में दोनों को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए बी वेक्टर जो है पैरेलल है, पैरेलल का साइन होगा, पैरेलल सी बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी बी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच एंगल कितना होगा कुछ बता सकते हो? एंगल क्या होना चाहिए? जैसे ये दो वेक्टर के बीच, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, के बीच एंगल होगा नहीं? ये एंगल होगा, मान लीजिए ये भी है, ये भी है, ये एंगल है। तो ये दो वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर एक सी डी वेक्टर, ऐसे तो इस एंगल को छोटा करो, धीरे छोटा करते जाओ तो क्या एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे देखो ये कुछ एंगल बन रहा था, अब ऐसे एंगल को कम किया तो 0 डिग्री हो जाएगा, या पैरेलल हुआ। यही एंगल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते बढ़ाते, ये एंटी पैरेलल होगा। तो पैरेलल में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल में कितना होगा? देखो ये 0, ये एंगल कुछ बन रहा है, इसको हम उल्टा करते जाओ, यहाँ पे उल्टा आया, इसको रोटेट करते जाओ, यहाँ पे उल्टा आ गया। ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 180। तो जब पैरेलल वेक्टर होता है तो 0 डिग्री एंगल बनता है, और एंटी पैरेलल वेक्टर होता है कितना बनता है? 180 डिग्री। तो इसको भी ध्यान रखोगे। तो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर जो है 0 डिग्री है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, बिटवीन टू लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर दो लाइक वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा। ये हो गया पैरेलल वेक्टर। नोट डाउन कर लो, इसी में डिस्कस कर दे रहा हूँ एंटी पैरेलल सेकंड वाला। एंटी पैरेलल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर क्या होना चाहिए? डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे या अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। तो क्या ऐसे होना चाहिए? एक वेक्टर मान लो इधर है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, ए बी सी डी वेक्टर हुआ, ए बी वेक्टर हुआ। तो इनके बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल होगा।
दो एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। और ये एक और टाइप ऑफ वेक्टर में आगे आने वाला है। पहले वही एंटी पैरेलल वेक्टर, अनलाइन वेक्टर, इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल और अनलाइन वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन ये राइट में, तो ये लेफ्ट में, ऊपर में तो नीचे में, जस्ट उल्टा होना चाहिए। तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ये अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है तो दूसरा इस डायरेक्शन में हो जाए, एक दूसरे को उल्टा हो गया, ये दोनों एंटी पैरेलल या अनलाइन वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर दो सीडी होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पढ़ोगे तो क्या डीसी हो जाएगा? अगर मान लो ऐसा उल्टा कर दें तो डीसी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पढ़ोगे तो ये वाला सीडी हुआ, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? डीसी। ए बी वेक्टर क्या डीसी वेक्टर के पैरेलल होगा? अगर डीसी वेक्टर हो तो हमारे पास अभी है नहीं, हमारे पास सीडी है। लेकिन अगर मैं वेक्टर को उल्टा कर दूं तो यही आगे मैं डिस्कस करने वाला निगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को वेक्टर उसको उलट दो तो अपना खुद का निगेटिव हो जाता है। तो अगर इधर का वेक्टर को 5 अगर कुछ बोल रहे हो, 5 नॉर्थ हुआ, मान लो ये नॉर्थ हुआ तो 5 साउथ हो जाएगा, तो उसी को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, नॉर्थ साउथ का निगेटिव हो जाएगा। और आगे भी आएगा आई कैप जे कैप, उस तरह से आता था, आई कैप प्लस में, आई कैप माइनस में, इस तरह से निगेटिव वेक्टर होता है। तो मान लो ये भी वेक्टर है, इसको मैं उलट दूं तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा? तो निगेटिव वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, ए बी वेक्टर जो है पैरेलल टू किसके होगा? था डीसी वेक्टर। लेकिन ए बी वेक्टर जो है पैरेलल टू माइनस डीसी वेक्टर को माइनस सीडी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? इसी को निगेटिव वेक्टर बोला जाता है कि वेक्टर इसको उलट दो। तो ये जो है डीसी वेक्टर था, उलट दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस सीडी। तो उसमें माइनस साइन लगा दो, डायरेक्शन उल्टा हो गया। इधर का डायरेक्शन कुछ है, उसमें माइनस साइन लगा दोगे, मान लो कि वेक्टर उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो उलट जाता है। इसी को निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। आगे वो भी एक टाइप आने वाला है, तो याद रखोगे। कोई वेक्टर है, इसमें अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर 5 यूनिट है, इधर का 5 यूनिट हो जाएगा, इधर 5 है, इधर 5 हो जाएगा। तो किसी वेक्टर में माइनस साइन लगाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो है माइनस साइन लगाते हैं सीडी में, तो उलट के क्या हो जाएगा? डीसी। तो माइनस ऑफ सीडी किसके बराबर होगा? डीसी के बराबर। तो माइनस ऑफ सीडी इक्वल टू डीसी। ए बी डीसी के पैरेलल है, लेकिन ए बी माइनस सीडी के पैरेलल है। इसको हम लोग बोलते हैं ए बी इज एंटी पैरेलल टू सीडी। माइनस मतलब एंटी पैरेलल हो गया यहाँ पे। अब ऐसे नहीं बोलोगे, बहुत लोग ये भी करने लगते हैं, ए बी वेक्टर है ऐसे कर लें एंटी पैरेलल। एक्चुअली ये एंटी पैरेलल नहीं है, ये नॉट पैरेलल है। ये कट का साइन होता है नॉट। ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। नॉट पैरेलल होना और एंटी पैरेलल होने में डिफरेंस है। नॉट पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं है, कोई और भी डायरेक्शन। ए बी है एंटी नॉट पैरेलल, ए बी नॉट पैरेलल, ए बी नॉट पैरेलल, ये हुआ एंटी पैरेलल। ये साइन नहीं होने वाला, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना। हमको एंटी पैरेलल चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में चाहिए। तो किसी वेक्टर में माइनस साइन लगाते हैं तो उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। तो ऐसे था तो पैरेलल, ऐसे हो गया तो एंटी पैरेलल। तो ऐसे था तो प्लस में था, ऐसे था तो माइनस में हो गया। तो ए बी जो है एंटी पैरेलल है, या माइनस तुम यहाँ भी लगा सकते हो। ए बी जो है एंटी पैरेलल टू सी डी वेक्टर है। ए बी किसके एंटी पैरेलल है? सी डी वेक्टर के। डीसी के पैरेलल है। डीसी का वेक्टर अगर रहता कोई, डीसी वेक्टर बोलूंगा मैं तो एरो ऐसे हो जाएगा। ए बी वेक्टर जो है डीसी वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन ए बी वेक्टर सीडी वेक्टर के एंटी पैरेलल है। तो उसी को लिखने का तरीका होता है। वैसे बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, कभी कभी अगर कहीं पे नोटेशन अगर दिख गया तो वहां पर ध्यान रखो, क्वेश्चन वगैरह में भी कभी आ जाए। मोस्टली लैंग्वेज वाइज ही करता है। हाँ, ये एंगल का ध्यान रखोगे। तो जब पैरेलल वेक्टर होगा तो एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर होगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल 180 डिग्री होता है। तो नोट डाउन करो, आगे टाइप करते हैं। तो थर्ड पे आते हैं, इक्वल वेक्टर। अब नाम से ही लग रहा है कि दो वेक्टर जो है इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन तो सेम होना ही है। क्योंकि अगर इधर एक वेक्टर है 5 यूनिट का और इधर एक वेक्टर है 5 यूनिट का, तो कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन ही सेम नहीं है। तो सबसे पहला चीज तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये और ये सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम। मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत जगह लिखा रहा है, इतना रहता है कि टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल वेक्टर होगा कोई गारंटी नहीं है। एक चीज और ध्यान रखो, देखो यहाँ पे एक चीज और मैं लिखा हूँ, एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट है। मान लो दोनों 5 न्यूटन का 5 सेंटीमीटर है,
ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फोर्स है तो ये सम न्यूटन में होगा, वेलोसिटी है तो सम मीटर पर सेकंड में होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होना चाहिए, और इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर तभी होगा जब ये फोर्स हो तो ये भी फोर्स हो। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उस केस में दोनों को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। एक वेक्टर इधर है, ये भी उसी लेंथ का इधर वेक्टर है क्या, सी डी, सेम लेंथ का, सेम डायरेक्शन में, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते इक्वल टू सी डी, ऐसे मैथ में करते हो इक्वल टू का साइन दे देना, इसका मतलब इक्वल वेक्टर, दोनों एक दूसरे के बराबर वेक्टर है। तो जैसा ये वैसा ही है, एज इट इज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं थी। इक्वल का मतलब होता है एज इट इज, एज इट इज है, जो ये है वही है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फोर्स है, फोर्स, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों जो है नॉट इक्वल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये फोर्स है, वेलोसिटी है, तो उस केस में इक्वल वेक्टर नहीं होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर मैं मान नहीं चल रहा हूँ, लेंथ बराबर है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर करके तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि उनको मान नहीं चल रहा, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो बराबर लेंथ का है, क्योंकि वो लैंग्वेज वाइज दिया जा चुका है। मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, एग्जैक्टली पैरेलल है, तो उसके समय बोलेंगे ए बी जो है इक्वल टू क्या है, सी डी वेक्टर है। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, नोट डाउन करो आ गया। तो फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें क्या लिखा हो, देखो, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, देन फाइनल वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ये डिस्कस कर रहा था मैं अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर में। तो अगर कोई वेक्टर है उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए, तो उस केस में बोला जाता है कि जो फाइनल वेक्टर हुआ, ये ओरिजिनल वेक्टर, ये ओरिजिनल वेक्टर, इसी को मैं रोटेट किया था, फाइनल वेक्टर हो गया। तो जो फाइनल वेक्टर हुआ इस ओरिजिनल वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे और क्या होगा, देखो, ये जो वेक्टर ही है ये भी है, इसको उलट दिया, मैग्नीट्यूड वही रहा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी है, उलट देने से वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। ये वेक्टर क्या है, ए बी, ये वेक्टर क्या हो गया, बी है। ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन केवल उल्टा है। इस केस में हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर जो है निगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये बहुत जगह काम आने वाला है कि कोई वेक्टर है उसमें माइनस साइन लगा दी, उसका मतलब क्या हुआ, उसको 180 से रोटेट कर दिया, या किसी वेक्टर को 180 से रोटेट किया, इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली कि माइनस साइन उसमें लगा दिया। तो माइनस, ये मैथमेटिकल चीज हुआ कि किसी वेक्टर में माइनस साइन लगाने का मतलब ज्योमेट्री में क्या हुआ कि वेक्टर को 180 से रोटेट कर दिए, या अगर वेक्टर को 180 से रोटेट की ज्योमेट्री में, तो मैथमेटिक्स में क्या चेंजिंग होगा, तो माइनस साइन लग जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन, क्वेश्चन के कैलकुलेशन वगैरह में जरूरत पड़ता है, कुछ इक्वेशन वगैरह जो चेंजिंग होता है उसमें जरूरत पड़ता है, या क्वेश्चन जो सोल्व करोगे उसमें जरूरत पड़ता है, ये काम का चीज है। तो किसी वेक्टर को 180 से जब रोटेट करोगे, ठीक है, तो उसके उसमें माइनस साइन लग जाएगा, उसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। तो 180 के अलावा और भी हो सकता है, जैसे मान लो 180 हुआ, फिर 180 किए तो सेम वेक्टर हो गया, फिर 180 किए, मतलब कितना होगा, 360 के बाद क्या, 18 36 54 540, तो 180 करो या 540 करो। तो जनरली हम लोग का जो डिस्कशन होता है वो 0 to 180 या बहुत तो 360 तक ही रहता है, आगे की जरूरत पड़ता नहीं है। मोस्टली वेक्टर में तो 0 to 180 ही रहेगा। आगे बात करूंगा मैं वेक्टर में एंगल कैसे देखते हैं, तो वहाँ देखोगे कि 0 to 180 में हमारा काम हो जाएगा सारा। इसलिए आगे के एंगल की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल 180 में लिख रहा हूँ, इसी रीजन से 540 या जो अदर और एंगल होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, देन फाइनल वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर को निगेटिव ओरिजिनल वेक्टर बोलेंगे। ये देखो, ये ए बी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है। ए बी वेक्टर क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड वही है, बस निगेटिव साइन लग गया, इसी को बोला जाता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। चलो अभी जो कुछ पढ़े उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बात कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट में करके मैं लिखवाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला पॉइंट इसमें है क्या, या ये भी कर लो,
2 पॉइंट हैंड करने वाला हूँ। तो नंबरिंग वहाँ 1 2 3 4 चल रहा है, हैंड भी कर लेते हैं। इफ अ वेक्टर इज मूव पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट विल नॉट चेंज। किसी वेक्टर को अगर पैरेलल उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करोगे, मूव करोगे, तो उसके इसमें वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ध्यान दो, तो वेक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कोई भी वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चेंज जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट में डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो अगर वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया है पैरेलली, ये वेक्टर ए बी, इसको पैरेलली यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, तो कोऑर्डिनेट तो चेंज करके यहाँ कुछ और कोऑर्डिनेट ए और बी का, यहाँ कुछ और कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का, दोनों पैरेलल, लेकिन फिर भी वेक्टर जो है चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वेक्टर को कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। वेक्टर को केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मतलब है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो मान लो कोई वेक्टर है, उसको तुम पैरेलली लेके मूव कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हो, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, तो उस केस में चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर पैरेलल शिफ्ट करोगे, यहाँ से यहाँ अगर मान लो पैरेलल शिफ्ट की पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट डबल लाइन है पैरेलल के, पैरेलल शिफ्ट किए यहाँ से यहाँ, तो उसके समय ये ए बी वेक्टर है, तो भी क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे तो हाँ, रोटेट कर दोगे तो चेंज हो सकता है, लेकिन पैरेलली शिफ्ट करोगे तो चेंज नहीं करेगा। हाँ, एक विल और मे का में भी बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, तो विल जो है जब कंफर्म हम लोग रखते हैं तो विल की बात करते हैं कि एकदम 100% कंफर्म है कि ऐसा कुछ या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला। तो विल मतलब होने वाला, विल नॉट मतलब एकदम नहीं होने वाला। अब मे की जब लिखेंगे तो मे का मतलब पॉसिबिलिटी की बात होता है। जहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात होगा तो मे चेंज या मे नॉट चेंज में लिखेंगे। जहाँ पे कंफर्म है तो वहाँ पे विल का यूज करेंगे। यहाँ है कि कभी भी चेंज नहीं होने वाला, 100% गारंटी दे के कभी चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए विल नॉट चेंज लिखा गया। क्योंकि अगला जो लिखने वाला उसमें जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ तो मैं एक पैरेलल शिफ्टिंग की बात किया। अगर मान लो वेक्टर को रोटेट किया जाए तो क्या होगा, चेंज करेगा नहीं करेगा। मान लो वेक्टर है, इसको रोटेट किया तब तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर भी चेंज हो गया। इधर का वेक्टर कुछ और होगा, इधर का कुछ और होगा। जैसे कि पिछले क्लास में बताया था, इधर मान लो ये नॉर्थ है, ये वाला ईस्ट, ये मान लो 5 न्यूटन है, इसको क्या लिखेंगे 5 न्यूटन नॉर्थ। इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, तो आप क्या लिखोगे 5 न्यूटन ईस्ट। मान लो कुछ और एंगल से रोटेट करोगे तो 5 न्यूटन कुछ एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेक्टर तो चेंज कर रहा है ना। तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे, तो लैंग्वेज में दे रहा हूँ, वहां पे फिल इन द ब्लैंक करना। ए वेक्टर इज रोटेटेड देन इट विल या मे, यहाँ नॉट वाला तो नहीं होगा, चेंज कर रहा है, तो विल चेंज या मे चेंज, क्या लिखें। ये वेक्टर सोचो ध्यान से, कंफर्म चेंज करेगा ही या नहीं भी कर सकता। अगर कंफर्म चेंज करेगा तो हम लोग विल लिखेंगे, लेकिन कभी पॉसिबिलिटी होगा नहीं, कभी चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हम लोग लिखेंगे मे चेंज। तो क्या लिखे, वेक्टर इज रोटेटेड देन इट विल चेंज या मे चेंज। बताओ क्या होना चाहिए, यहाँ होगा मे चेंज, इट मे चेंज, विल नहीं होगा। क्यों, एक वेक्टर देखो ध्यान से, वेक्टर इसको मैं रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, अभी भी चेंज किया, अभी भी चेंज किया, इधर निगेटिव हो गया तभी चेंज किया। क्या 360 तक रोटेट कर देंगे तो दोबारा वही हो जाएगा। मान लो नॉर्थ में था, ये बोर्ड के लिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ वैसे तो हमारे इधर है, ये बोर्ड के लिए नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा। मान लो नॉर्थ से गया, ये वेस्ट गया, साउथ गया, ईस्ट गया, फिर तो नॉर्थ ही ना आ गया। तो किसी वेक्टर को 360 से अगर रोटेट कर दो तो क्या वो सेम रह जाएगा। तो क्या हम लोग विल चेंज लिखेंगे कि मे चेंज लिखेंगे। If a vector is rotated by angle 360 degree or 720 degree, then it will not change. तो उसके समय चेंज होने वाला नहीं, इसमें हम विल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मे वर्ड यूज करेंगे। यहाँ देखो विल वर्ड चाहिए, कंफर्म चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वर्ड हम लोग क्या यूज किए, मे चेंज। तो आगे भी जरूरत पड़ेगा ऐसा, इतना सिंपल सा थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखोगे। विल एंड मेड का विल मतलब कंफर्म, विल मतलब केवल विल है, तो कंफर्म वाला बात विल नॉट मतलब होना ही नहीं है। विल अगर आ तो होना ही है, कंफर्म होना है। विल मतलब कंफर्म है, विल नॉट मतलब कंफर्म नहीं है। मे मतलब पॉसिबिलिटी, मे नॉट मतलब पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर, नहीं भी हो सकता है। तो विल मतलब कंफर्म, मे मतलब पॉसिबिलिटी। तो इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड देन इट मे चेंज बिकॉज इफ वेक्टर इज rotated by
360 डिग्री या 720 भी हो सकता है, आगे जो भी इसका मल्टीपल 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। इट विल नॉट चेंज। देखो अब यहाँ पे विल में लगा रहा हूँ, ये कंफर्म है कि 360 रोटेट करोगे तो नहीं चेंज करेगा, लेकिन ऐसे में तो चेंज एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं दिया तो चेंज कर भी सकता नहीं कर सकता, लेकिन अगर 360 डिग्री है तो चेंज नहीं करेगा। अगर ही बोलता कि वेक्टर इज रोटेटेड बाय 20 डिग्री देन इट विल चेंज या मे चेंज, इट विल चेंज, मे लिख ही नहीं सकते कि 20 डिग्री से रोटेट करोगे तो कंफर्म चेंज करेगा, लेकिन 360 से रोटेट करो तो कंफर्म नहीं चेंज करेगा। लेकिन एंगल नहीं दिया है तो दोनों हो सकता है, तो तुम कितना रोटेट करो कुछ नहीं पता, 20 कर रहे हो, 180 कर रहे हो, 360 कर रहे हो, कितना करो नहीं पता, उसके समय लोग मे की बात कर रहे हैं, करेंगे कि चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है। ये ध्यान रखोगे। 2 पॉइंट ए और बी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। नाम से लग रहा है को इनिशियल, इनिशियल और इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना, एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होने वाला वेक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे को इनिशियल। इफ 2 और मोर वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर नहीं है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, मान लो ओ पॉइंट है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, सब ओ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर क्या बोला जाएगा को इनिशियल। ओ ए वेक्टर कॉमा ओ बी वेक्टर कॉमा ओ सी वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। सिंपल ही डिस्कशन था, एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होता हुआ वेक्टर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग को इनिशियल। एक प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ वेक्टर इधर हो, कुछ इधर हो, कुछ इधर हो, कुछ इधर हो, किधर भी डायरेक्शन हो सकता है, बस एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अगला बात कर लेते हैं को लीनियर वेक्टर। लीनियर वेक्टर वो लीनियर, लीनियर क्या बोलते हैं, एक लाइन में उसको लीनियर बोलते हैं। तो को लीनियर मतलब सेम लाइन में हो, तो सेम लाइन वाला पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं कि एक लाइन में है तो उसमें दो चीज आया था। तो यहाँ ध्यान रखो को लीनियर मतलब एक लाइन में, एक लाइन में ऐसे भी हो सकता है, एक वेक्टर इधर हो, ये वेक्टर हो ऐसे उस लाइन पे ही हो, या फिर ऐसे पैरेलल में भी हो सकता है, क्योंकि इस वेक्टर को उठा के इस लाइन पर तो रख ही सकते हैं हम लोग, ये पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। इस लाइन में हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पैरेलल भी होगा तो उस केस में भी कोलिनियर बोलेंगे, या फिर एंटी पैरेलल भी हो, लाइक अनलाइक। ये पैरेलल वाला वेक्टर हुआ, ये एंटी पैरेलल, इसको उठा के हम लोग यहाँ इस लाइन पे रख सकते हैं। तो मान लो वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर एक दूसरे का पैरेलल वेक्टर हम लोग बोलेंगे। ये पैरेलल के साथ साथ कोलिनियर भी होगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं इस लाइन पे तो रख ही सकता हूँ ना। तो कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, लेकिन अभी एक लाइन पे नहीं है, लेकिन उठा के तो रख ही सकता हूँ। तो ये ध्यान रखोगे वेक्टर में कि अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके अगर वो आंसर आ रहा है तो भी एक आंसर देना पड़ेगा। तो वेक्टर में हमेशा ध्यान रखना है ये अभी कोलिनियर नहीं है, लेकिन जैसे ही इस लाइन पे आएगा कोलिनियर हो जाएगा। तो पैरेलल शिफ्ट करके तो हम लोग ला सकते हैं ना लाइन पे, दैट मीन्स कोलिनियर वेक्टर होगा। दैट मीन्स पैरेलल वेक्टर जो है वो भी कोलिनियर है, और जो एंटी पैरेलल वेक्टर वो भी कोलिनियर है। यही तो एक लाइन पे है, ये एक लाइन पे उल्टे डायरेक्शन है, ये लाइन पे तो है ना। तो अगर दो या दो से ज्यादा टू वेक्टर भी बोल सकते हैं, अगर सेम लाइन पे हो या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, डेफिनेशन में भी डाल सकते हो। वैसे डेफिनेशन प्रॉपर है कि सेम लाइन पे है, लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल भी हम लोग अपने बेनिफिट के लिए डाल देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि पैरेलल एंटी पैरेलल भी कोलिनियर नहीं आने वाला है। इफ टू वेक्टर्स आर ऑन ए लाइन और they are like or unlike vectors, या like vector या unlike vector हो, then they are called collinear vector. Then they are called collinear vector. If two vectors are on a line or they are like or unlike vectors, then they are called collinear vector. Like vector को भी collinear बोलेंगे, unlike vector को भी collinear बोलेंगे। तो like vector भी collinear vector में आएगा,
और जो अनलाइक वेक्टर है वो भी कोलिनियर वेक्टर में आएगा। लैंग्वेज बस थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है क्वेश्चन वगैरह में। ज्यादा कुछ है नहीं, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे, तो पैरेलल वाला भी होगा, एंटी पैरेलल वाला भी होगा कोलिनियर वेक्टर। तो ये वेक्टर है, इस लाइन पे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सब कोलिनियर वेक्टर है। ये भी मान लो, सी डी ई एफ जी एच, ऑल आर कोलिनियर। जो भी है सब कैसा वेक्टर है तो कोलिनियर वेक्टर, सारा वेक्टर कोलिनियर है। एक लाइन पे ही एक तरह से है कि पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था नोट में करके लिख पाया कि आगे में जरूरत पड़ेगा, और आगे जब हम लोग टॉपिक बढ़ाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। और हम लोग बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर क्या होना चाहिए लैंग्वेज वाइज। कोप्लेनर नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है, कौन सा 7 था ना, देखो नंबरिंग कोप्लेनर वेक्टर। देखो को मतलब एक तरह से हो जाएगा सेम, को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से, को लीनियर मतलब एक ही लाइन पे, तो कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में। तो वेक्टर जो है एक ही प्लेन में लाई करे उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो देखो थोड़ा लाइन इसमें क्या लिखने वाले हैं, इफ 3 और more vectors are in one plane, then they are called coplanar vectors। अब देखें 3 और मोर में लिख रहा हूँ, 2 नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ भी कुछ पॉइंट है जिसका आगे मैं नोट करके लिखूंगा। तो 3 या उससे ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। 2 में क्यों नहीं लिखा गया, तो चलो नोट वाला पॉइंट में लिख ही दे रहा हूँ, इसको आप समझाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आने वाला है। क्या आने वाला है, 2 vectors are always coplanar। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 vectors are always coplanar। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। तो जब 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर है तो 2 लिखने का तो मतलब ही नहीं है, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। तो 3 या उससे ज्यादा की बात करेंगे तो 2 वेक्टर कैसे हमेशा कोप्लेनर होगा, सबसे पहले बात 2 वेक्टर है 2। अब ऐसे रहिए, ये प्लेन है मान लो, ऐसे रहता प्लेन होगा, मतलब ये वेक्टर इधर एक वाला है, इधर वेक्टर इधर है, तो ये तो अभी प्लेन में नहीं दिख रहा होगा, ये वेक्टर इधर। एक प्लेन का मतलब होगा कोई भी वेक्टर मान लो ऐसे है, इसको अगर इसमें लेके चला जाए ऐसे वो प्लेन का, ये वेक्टर अगर इसमें रखा गया, ये वेक्टर भी इसी प्लेन में ऐसे रखा जा सकना चाहिए, तब जाके अगर ऐसे हो रहा तो फिर कोप्लेनर नहीं होगा। तो ये बोर्ड पे ही भी देख सकते हो, ये ऐसे प्लेन में है, वेक्टर अगर ऐसे रख दें हम लोग तो कोप्लेनर नहीं होगा, ऐसे होगा तो ही कोप्लेनर होगा। इन 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर हो जाएगा। कैसे, देखो ये वेक्टर ऐसे हैं, कोप्लेनर नहीं है, लेकिन इनको आप एक दूसरे के पास तो हम लोग ला सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट तो कर सकते हैं। पैरेलली में शिफ्ट करा, देखो यहाँ पे है पैरेलली शिफ्ट करा, पैरेलल शिफ्ट कर यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, तो क्या ये दोनों को अगर ऐसे रख दिया जाए तो एक प्लेन बना देगा, जो भी प्लेन बनाए। 2 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन बनाएगा ना, एक दूसरे के पास रहेगा, तो बस एक दूसरे के पास रख देना। मान लो दोनों का टेल एक साथ रख दो, ये हेड हुआ, एक टेल है, टेल को एक साथ रख दो, ऐसे ला सकते हो, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, टेल तो एक साथ ला ही सकते हैं ना हम लोग। थोड़ा सा यहाँ जा रहा है, ऐसे थोड़ा शिफ्ट कर दो, ये भी पैरेलल हुआ, ये भी पैरेलल हुआ, ये पूरा प्लेन ही पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब ये नहीं कि पैरेलल का मतलब ये नहीं कि ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसे भी पैरेलल ही शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो, ये भी पैरेलल हुआ, ऐसे शिफ्ट करो, ये भी पैरेलल हुआ, ऐसे शिफ्ट करो, ये भी पैरेलल हुआ। तो इसको मैं यहाँ से लेमन यहाँ आया तो थोड़ा आगे ले गया, ऐसे ले गया, इसको सटा तो सकते हैं, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं, जैसे था वैसे ही है। क्या ये प्लेन हमेशा बनाएगा, देखो हमेशा प्लेन बनाएगा, कैसे भी रहे, मान लो ऐसे रहा हमेशा प्लेन बनाएगा, ऐसे रहा हमेशा प्लेन बनाएगा। तो 2 पेन को एक साथ रखो ऐसे, कहीं भी कोई वेक्टर दोनों को ऐसे तुम ला ही सकते हो, कैसे भी रखो ऐसे, हमेशा एक प्लेन बनेगा। इसलिए 2 वेक्टर हमेशा कैसा होता है, कोप्लेनर। 3 में
होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, 3 हो सकता है ऐसे हो जाए, तीसरा 2 लाए एक पूरा से, और तीसरा ऐसा था इसको लाए ऐसे हो गया, ये तो एक प्लेन में नहीं है ना। हाँ तीसरा भी अगर आकर के ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही हो जाए, तीनों 3 जगह था ऐसे इधर उधर था, लाए एक पॉइंट में तीनों का टेल एक जगह लाए और एक प्लेन में तीनों मिलकर बन रहा है, एक प्लेन बन गया, तो हम लोग बोलेंगे तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। चौथा लाए वो भी अगर हो जाए ऐसे, तो चारों वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर। अगर एक भी ऐसे हो गया तो चारों कोप्लेनर नहीं है, 3 कोप्लेनर एक आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो सब एक प्लेन में लाई करे शिफ्टिंग के बाद भी, तो ये हमेशा वेक्टर में ध्यान रखो कि शिफ्टिंग के बाद भी अगर कुछ बन रहा है तो हमारा आंसर होगा। वेक्टर को शिफ्ट करके पैरेलली शिफ्ट करके चेक कर लेना है कि हमारा कुछ और तो आंसर साथ में नहीं आ रहा है, तो भी एक आंसर होगा। मल्टीपल आंसर में सब ध्यान देना पड़ता है। तो आगे पढ़ोगे तो अभी तो जनरली तुम सिंगल आंसर ही पढ़ते होगे, 4 ऑप्शन एक आंसर सही करना है। आगे जो जेई मेन एडवांस का एग्जाम दोगे उसमें रहता है कि 4 ऑप्शन, उसमें 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो स्कूल तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, तो अभी जो पढ़ते हो तुम सिंगल आंसर क्वेश्चन, तो एमसीक्यू अलग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग होता है, एक से ज्यादा चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, तो 4 चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल देते हैं एमसीक्यू। लेकिन मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर अलग चाहिए। तो एमसीक्यू के ही 2 पार्ट होते हैं, तो अगर एक ही आंसर करेक्ट है चारों में तो बोलते हैं सिंगल आंसर क्वेश्चन, और एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है तो बोलते हैं मल्टीपल आंसर क्वेश्चन या मल्टीपल आंसर एमसीक्यू, सिंगल आंसर एमसीक्यू। तो मल्टीपल आंसर वाला में ये सब चीज दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे बात। तो 2 वेक्टर जो है, जाकर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके एक नया आंसर बन जाए, एक और भी आंसर बन जाए, ठीक है। तो 2 वेक्टर जो है, 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 3 वेक्टर है उससे ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो उनको शिफ्ट करके देखो पैरेलली शिफ्ट करके। अगर एक प्लेन में तुम ला पाओगे तो कोप्लेनर होगा, और नहीं ला पा रहे हो तो कोप्लेनर नहीं होगा, तो ये होगा तुम्हारा कोप्लेनर। तो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है जीरो वेक्टर। वैसे तो बहुत काम का वेक्टर है नहीं, देख रहे हो जीरो वेक्टर में जीरो जिसका मैग्नीट्यूड नाम से लगा, तो जीरो मैग्नीट्यूड का कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अब देखा जाए बोलोगे तो पेन है जिसका 0 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब पेन का एग्जिस्टेंस ही जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भी है क्या जो बात करते हैं, तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो आता कैसे है, जैसे कि मान लो स्केलर में तुम 5 - 5 के तो जीरो हो गया, तो वेक्टर में अगर मान लो इधर ये है 5 न्यूटन, उसमें इधर का 5 न्यूटन जोड़ दो उल्टे, तो क्या ये जीरो होगा। ये +5 है, क्या हो जाएगा -5। ये जीरो और ये जीरो में डिफरेंस क्या है, बस ये समझना है कि ये जीरो ऐसे लिखे, ये जीरो ऐसे लिखा, तो दोनों में डिफरेंस नहीं ना नजर आ रहा है। तो इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा जीरो के, ताकि समझ में आए ये जो जीरो आया है 2 वेक्टर के सब्सट्रैक्शन, एक्चुअल में सब्सट्रैक्शन उल्टे डायरेक्शन प्लस से लिख रहा हूँ, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन हो गया अपने आप, डायरेक्शन निगेटिव हो जाता है, अभी बताया था उल्टे डायरेक्शन जो होता है। तो ये स्केलर का सब्सट्रैक्शन है, किसका सब्सट्रैक्शन है, वेक्टर का। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, करेंगे क्या, जीरो पे एरो साइन दे देंगे, बस यही है, इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, ये है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो जीरो पे एरो साइन दे देते हैं। इसका मतलब बस इतना ही है, और कुछ इसका मतलब नहीं है। बस 2 वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मान लो 3 4 भी हो सकता है, फाइनली सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया गया, जीरो आ गया। तो जो जीरो आया वो वेक्टर है, बस यही बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर, मतलब वेक्टर का डिस्कशन से आया हुआ है, वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन से आया हुआ। 2 2 4 10 20 जितना भी हो सकता है, किधर है किधर है किधर हो, मिलके जीरो दे दे, तो 3 4 मिलके भी जीरो देता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन से आया हुआ है जीरो, जीरो वेक्टर का बस इतना ही मतलब है। तो जीरो वेक्टर को हम लोग लिखते हैं जीरो पे एरो साइन। जीरो वेक्टर जो यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, जीरो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जीरो पे एरो, ये जीरो। अगला जो वेक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वो है यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है आगे डिस्कशन में। ये यूनिट वेक्टर है, इतना जो पढ़े वो कभी बार क्वेश्चन वगैरह में जो है जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन इसका लगभग हर डिस्कशन में तुमको जरूरत पड़ने वाला है यूनिट वेक्टर का। हर डिस्कशन में, हर क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो बहुत ही काम का ये यूनिट वेक्टर है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा उसमें इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नोट डाउन करो। थैंक यू।